आइए स्टैटिक जीके की अगली क्लास में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप ये मत सोचिएगा राजकीय चिन्ह का ही बता के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन राजकीय चिन्ह सिर्फ ये याद कर लेने से काम नहीं चलेगा कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। जल्दी से पेपर में नहीं पूछते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्दी चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो मेरी बात ध्यान सुनिए और पढ़िए। तो राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, ठीक है। राजकीय चिन्ह है क्या? जो आप देखते हैं अशोक स्तंभ, जिसमें घोड़ा बना है, सांड बना है और शेर बने हैं, जो इंडिया का सिंबल है, वो चीज़। तो देखते हैं अब राजकीय चिन्ह में है क्या क्या। सबसे पहले तो लिया कहाँ से गया? सारनाथ के अशोक के स्तंभ लेख से लिया गया है सारनाथ, और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब इसमें बना क्या क्या है, राजकीय चिन्ह में क्या क्या बना हुआ है, तो वो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं और अपने आप को दुनिया की भीड़ से थोड़ा सा हट कर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसमें क्या क्या है? सांड भी है, घोड़ा भी है और शेर भी है। तो कौन सी चीज़ क्या प्रदर्शित करती है, क्यों डाला गया है, ये चीज़ आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो सांड जो होता है कृषि प्रधान होता है। कैसे याद करेंगे? सांड का अर्थात बैल मान सकते हैं, तो बैल भारत में खेती के लिए फेमस था, सांड उसी प्रकार कोरिलेट कर लेंगे। तो सांड कृषि प्रधान है, जो दाहिनी ओर है, राइट साइड में। घोड़ा, घोड़े में ताकत होती है, तो घोड़ा अदम्य शक्ति का प्रतीक है, बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में। शेर है, शेर निर्भीक साहस, ये सब शेर से रिलेटेड होगा, क्योंकि शेर तो साहसी होता है, निर्भीक और साहसी। इसी अशोक के स्तंभ लेख में जो राजकीय चिन्ह है अपना, इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आंसर में आता मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से तो लिया गया, ठीक है, लेकिन मुंडकोपनिषद क्या है? तो ये अथर्ववेद का उपनिषद है, ये याद रखिएगा। और ये सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा, किस लिपि में लिखा? लिखा तो हिंदी में है, और हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है। पहला, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है, और देवनागरी में लिखा हुआ है क्या? सत्यमेव जयते। आगे आइए देखते हैं, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हाथी है, कमल का फूल है, ये सब भी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन अब क्या है, कमल का फूल का हटा दिया गया है, हाथी भी बना हुआ है। कुछ ये चीज़ें देख लीजिए ध्यान से, जैसे कि नीला राजकीय चिन्ह किसका होता है, हरा राजकीय चिन्ह किसका होता है, लाल किसका होता है। जैसे बड़े बड़े मंत्री, नेता, अधिकारी होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी गाड़ी के आगे अशोक का स्तंभ वो बना रहता है। तो नीला राजकीय चिन्ह अगर है, किसी की गाड़ी के आगे लगा है, किसी के एम्बलम पे लगा है, तो इसका मतलब वो भारत का मंत्री है, किसी न किसी राज्य का। लाल राजकीय चिन्ह है तो राज्यसभा के सदस्य या फिर पदाधिकारी हो सकते हैं। हरा राजकीय चिन्ह है तो लोकसभा के सदस्य का। इस प्रकार अब इसका जो है, अब इस राजकीय चिन्ह का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए क्या बनाया गया? राजकीय चिन्ह के दुरुपयोग के रोकने के लिए एक विशेष प्रकार का अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 2005 में। उसको क्या कहा जाता है? प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, मतलब राजकीय चिन्ह का अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम। राजकीय चिन्ह का अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और डीप क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जिनको शायद आपने सुना ही ना हो कभी। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान हमारा क्या है? ये तो सबको पता है, राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे कि राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ये बांग्ला भाषा में रचित है, और इनकी गीतांजलि जो पुस्तक थी, गीतांजलि पुस्तक में लिखी हुई एक कविता का एक पार्ट है। आगे देखते हैं, पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगान।
और गान, गान का मतलब जनगणमन, ऐसे याद रखना। तो कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसकी अध्यक्षता BN धर ने की थी, ये भी याद रखिएगा। तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया है। और इसको गाने वाला कौन था? यहाँ से थोड़ा सा डीप बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसको गाया गया था सरला देवी चौधरानी। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सरला देवी चौधरानी कौन है। तो जिन लोगों को नहीं पता ध्यान सुनिए, सरला देवी चौधरानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भतीजी हैं। और ये मेरे शब्द नहीं है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, गूगल का डाटा है, इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन जो बताना जरूरी है वो बता रहा हूँ। सरला देवी चौधरानी को गांधी जी की स्पिरिचुअल वाइफ कहा जाता है, मतलब गांधी जी की आध्यात्मिक पत्नी। जैसा गूगल बोलता है वैसा मैं बता रहा हूँ। सरला देवी चौधरानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी और इन्हें गांधी जी की आध्यात्मिक पत्नी कहा जाता है। आगे आइए देखते हैं, पहली बार प्रकाशन इसका कब हुआ। तो पहली बार इसका प्रकाशन तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से हुआ था। 1919 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका हुआ था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये दोनों, कि पहली बार प्रकाशन तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक नाम से हुआ और इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर और जेम्स एच कासिंस। अब राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान बोलिए, राष्ट्रगान बोलिए। 24 जनवरी 1950। इसको गाया किसने था? इसको गाने वाली कौन है? इसको गाने वाली कौन है? पूर्णिमा बनर्जी ने गाया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 1911 में किसने गाया? तो सरला देवी चौधरानी, ऊपर बता चुके हैं। और 24 जनवरी 1950 को जब अपनाया गया तो इसको पूर्णिमा बनर्जी जी ने गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो पुस्तक गीतांजलि अभी ऊपर नाम लिया है मैंने, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोयम, छोटी कविताओं का संग्रह है और इसको नोबेल प्राइज 1913 में मिला है, 1913। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला, तो प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही थे जिन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला। आगे कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, जनगणमन से हमारे, तो ध्यान से देखिएगा। इसकी जो संगीतमय ध्वनि है जो हम लोग आज की डेट में गुनगुनाते हैं या जिसका प्रयोग होता है, वो राम सिंह ठाकुर के द्वारा दी गई है। संगीतमय ध्वनि राम सिंह ठाकुर ने दी है। इसके गाने का समय 52 सेकंड सबको पता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आपातकाल इमरजेंसी के समय इसको 20 सेकंड में ख़त्म किया जाता है। कैसे? सिर्फ पहला अंतरा और लास्ट अंतरा गा करके ख़त्म कर दिया जाता है। अब कुछ और क्वेश्चन है बेहतरीन, जैसे पूछा जा सकता है जापान किस देश का सबसे छोटा राष्ट्रगान है? तो जापान का राष्ट्रगान सबसे छोटा है, जापान का राष्ट्रगान सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा राष्ट्रगान किस देश का है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रगान उरुग्वे का है, सबसे बड़ा राष्ट्रगान उरुग्वे। सबसे छोटा जापान का और सबसे बड़ा उरुग्वे का है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि किस किस देश के दो राष्ट्रगान हैं? तो न्यूजीलैंड के दो राष्ट्रगान हैं और डेनमार्क के दो राष्ट्रगान हैं। ऑस्ट्रिया ऐसा देश है जिसका कोई राष्ट्रीय गान, जिसका कोई नेशनल एंथम नहीं है, ऑस्ट्रिया। आगे देख, यहाँ से जैसे अगली स्लाइड है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, सबको पता है। अब राष्ट्रीय गीत को कहाँ से लिया गया? राष्ट्रीय गीत को अथर्ववेद के मातृभूमि सूक्त से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत को अथर्ववेद के मातृभूमि सूक्त से लिया गया है। 7 नवंबर 1882 को बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। 7 नवंबर 1882 को बंकिम चंद्र चटर्जी जी के आनंद मठ, जो उपन्यास है बंगला भाषा का, उसी में प्रकाशित हुआ था। तो आगे देखते हैं, इसको कब गाया गया था? तो इस राष्ट्रगीत को गाया कब गया था? तो इसको गाया गया था 1896
पहली बार गाया था? कलकत्ता अधिवेशन। इसको गाने वाले कौन थे? इसको जो ये कोलकाता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। इसको गाने वाली भी कौन थी? सरला देवी चौधरानी। हमने बता दिया आपको सरला देवी चौधरानी कौन है, बता चुके हैं। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा 1905 में बनारस अधिवेशन में 1905 में बनारस अधिवेशन में गोखले ने इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिलवाया था। 1906 में वंदे मातरम को सर्वप्रथम देवनागरी लिपि में लिखा गया 1906 में। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया राष्ट्रीय गीत का? तो अरविंद घोष जी ने किया। और उर्दू अनुवाद किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान। उर्दू अनुवाद किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान। 15 अगस्त 1947 को गाने वाली मतलब आज़ादी के शुभ अवसर पर इसको पहली बार सुचेता कृपलानी ने गाया था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम के 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो सिर्फ 2 पदों को ही अपनाया गया है। आगे देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प जैसा आप लोग जानते हैं कमल है, लेकिन इसके बारे में कुछ जो मेन क्वेश्चन है वो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम कमल का क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में महत्ता के कारण इसको राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मकाऊ, मिस्र, इजिप्ट मतलब और वियतनाम का भी राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल ही है। मकाऊ देश का नाम है, मिस्र, इजिप्ट ये भी देश है, और वियतनाम ये भी देश है। इसका भी राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का राज्य पुष्प भी क्या है? कमल है। याद रखिएगा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का राज्य पुष्प भी कमल ही है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, सबको पता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वैंधालोसिस। फाइकस वैंधालोसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसमें यही वैज्ञानिक नाम ही पूछता है, बाकी कभी कभी पूछ लेता है ऐसा कौन सा पेड़ है जो रात में ऑक्सीजन देता है। जो रात में ऑक्सीजन कौन देता है? बरगद देता है। राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल अपना क्या है? आम। सबको पता है राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आम से कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जैसे हैं, इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, सबको पता है। आगे जो नहीं पता वो ध्यान से देखिए। पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आप लोग ये बात मान लीजिए, दिल्ली पुलिस का जो पेपर होता है बहुत ही टफ होता है, तो जीके जीएस का जो लेवल पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए। ये जो नोट्स दिख रहे हैं ये दिल्ली से ही मंगवाए गए हैं आपके लिए स्पेशली। आगे देखते हैं। आम का पेड़ जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। आम का जो पेड़ है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पशु के बारे में। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? सबको पता है राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर वही चीज़ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस। 1972 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला। जितना इंडिकेट कर रहा हूँ ध्यान से लिख कर याद कर लीजिएगा। 1972 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला। और जब 1972 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला तो फिर बाघ को बचाने की परियोजनाएं बनेंगी। तो इसकी परियोजना पहली कब बनी? बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में। बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु क्या है? यही है अपना रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय जलीय जीव। अब राष्ट्रीय जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है, पता ही है सबको। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, 5 अक्टूबर 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटनिस्टा मैंगेटिका। प्लाटनिस्टा मैंगेटिका सुस डॉल्फिन इसको बोलते हैं। ठीक है। और इंडिया में डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कौन है इंडिया में? आर के सिन्हा। आर के सिन्हा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में।
राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 1963 में। तो इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है। ठीक, पावोक्रिस्टेटस। गुप्त काल में सिक्कों पर किसकी आकृति बनी थी? मोर की। गुप्त काल में सिक्कों पर मोर की आकृति भी बनी थी। कुमार गुप्त जी ने बनवाई थी। कुमार गुप्त, गुप्त काल में। गुप्त काल में कुमार गुप्त के समय जो सिक्के चले थे उनमें मोर की आकृति बनी थी। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पुष्प का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, बाद में देखते हैं।